लाइट की हेल्प से या वो एनर्जी कंजर्वेशन है जो प्लेट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, दैट इज आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट का पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ता है। तो आज की जो क्लास होगी हमारी, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, और क्या क्या बताया कि लाइट जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो कैसे बिहेव करती है, अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो उस पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो एक तो स्टार्टिंग की क्लास उस इंट्रोडक्शन पे रहेगी, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट प्लैंक की एक क्वांटम थ्योरी है, जिस थ्योरी ने ये बताया कि लाइट नेचर के अंदर एज अ वेव भी बिहेव करती है, लेकिन लाइट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कभी कभी एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। तो प्लैंक कहता है कि जो लाइट है एज अ वेव जब वो ट्रेवल करती है तो आप उसको ऐसे करके इमेजिन करिए कि वो एक कुछ पैकेट ऑफ एनर्जी अपने साथ कैरी कर रही है, और हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी के पास, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी को उसने फोटोन नाम का पार्टिकल बोला। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फोटोन नाम के पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कितनी एनर्जी होती है, और एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि अगर पार्टिकल है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, वो कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मीन्स, फोटोन पिक्चर भी इसको बोल दिया जाता है, फोटोन पिक्चर। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अगर मान लीजिए कोई लाइट है जिसका फ्रिक्वेंसी न्यू है, और वो ऑफ कोर्स जो लाइट रेडिएशन है वो सी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, तो उसके साथ जो फोटोन एसोसिएट होगा, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उस लाइट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मान लेते हैं कि उस रेडिएशन का जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज न्यू। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, दैट इज एच, एंड एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, और इस तरीके से हम किसी भी फोटोन की एनर्जी को लिख सकते हैं। इन जनरल जब तक पार्टिकल नेचर लाइट का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक ये माना जाता था कि लाइट की जो एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है या ये जो फोटोन पिक्चर है, ये आपको ये बता रही है कि लाइट की जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी नहीं, वो उस लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उस लाइट के अंदर जो प्रेजेंट फोटोन्स है उनका एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एच को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो भी लिखते हैं, कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और जो इसके यूनिट है वो बिल्कुल सेम होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के हैं, दैट इज जूल सेकंड। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम वाले ही इसके यूनिट है। ठीक है, अच्छा, अब ये फोटोन पिक्चर इंट्रोड्यूस कर ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं कि इस फोटोन नाम के पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सो आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस फोटोन का जो एनर्जी है वो अभी हमने बोला कि वो लाइट की रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? E इज इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अगर ये पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और पार्टिकल तब आता है, तब पिक्चर में आता है जब लाइट वेव या वेव एक ट्रेवल करती है, तब आ रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, और क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके साथ? क्योंकि ये पार्टिकल है, वेव के अंदर है, तो वेव के अंदर अगर ये पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये अपने साथ कुछ ना कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा होगा। तो फोटोन जो मोमेंटम कैरी करता है उस मोमेंटम को लेट्स से पी से लिखते हैं। दैट मोमेंटम इज गिवन बाय ई डिवाइड बाय सी, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ये वाला जो पार्टिकल है अपने साथ एक एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि हमने बोला वेव है तो वेव एनर्जी भी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करती है। तो मोमेंटम तो ये हो गया, जो एनर्जी कैरी करती है दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू।
ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फोटोन है ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करता है। इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। जब फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होने का मतलब ये हो गया कि इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो चीज़ है वो गलत साबित हो जाएगी। इसका मतलब जब भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो इसकी स्पीड बदल सकती है, यानी स्पीड घट सकती है या बढ़ सकती है, जिसके ऑटोमेटिकली इसकी वेवलेंथ में बदलाव आएगा। इट मीन्स कि जब भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक मीडियम है, लेट्स से रेयर मीडियम है, और यहाँ पे एक मीडियम है डेंसर मीडियम। ठीक है। और जो फोटोन है इस वाले मीडियम में ट्रैवल करते करते इस वाले मीडियम में एंटर किया। मान लेते हैं इस वाले मीडियम में इसका फ्रिक्वेंसी था न्यू, स्पीड ऑफ लाइट थी सी, जैसे कि मान लो एयर है, और वेवलेंथ थी लेट्स से लैम्डा। लेकिन जैसे ही इस मीडियम के अंदर एंटर करेगा तो इस मीडियम के अंदर जब ये फोटोन ट्रैवल करेगा तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तो रहेगी सेम, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बदल जाएगी। तो इस वाले मीडियम के अंदर इसकी स्पीड को लिख लेते हैं वी से, और इस वाले मीडियम के अंदर इसकी वेवलेंथ को लिख लेते हैं लेट्स से लैम्डा डैश से। ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, वेवलेंथ और स्पीड उस फोटोन की जरूर चेंज हो सकती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से कुछ वेव्स या कुछ रेडिएशन एमिट हो रही हैं, और अगर मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए इसमें से पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a source of power P, कैपिटल P। मान लो आपको एक सोर्स दे दिया गया जिसकी पावर लेट्स से P है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, रूम के अंदर लगा हुआ कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, और बोल दिया कि ये 100 वाट का बल्ब है या 200 वाट का बल्ब है, और उससे जिस कलर की लाइट निकल रही है वो भी बता दिया। कलर माने वेवलेंथ माने फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो इट मीन्स उससे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहे होंगे दैट इज उस सोर्स का जो पावर है P डिवाइड बाय उससे जो निकलने वाली लाइट है या लाइट वेव है उसका एनर्जी। ठीक है। और उसके एनर्जी को इन जनरल ऐसे भी लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू एच न्यू। और किसी भी वेव की जो स्पीड है, लेट्स से v उसकी स्पीड है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे फोटोन जो है वो c स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो c स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ से आप न्यू का वैल्यू निकालेंगे दैट इज c बाय लैम्डा। वो वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो आपके पास पावर आ जाएगी, सॉरी पावर इंटू लैम्डा डिवाइड बाय एच इंटू सी। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आपको ये पता करना है कि किसी सोर्स में से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट किए जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर काफ़ी सारे PYQ भी जेई एग्जाम और नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि फॉर अ कांस्टेंट पावर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि 100 वाट का एक रेड कलर का बल्ब है और 100 वाट का एक वॉयलेट कलर का बल्ब है। ठीक है। दो बल्ब कंसीडर करते हैं, एक 100 वाट का बल्ब है विच इज़ ऑफ वॉयलेट कलर, और एक 100 वाट का बल्ब है, लेट्स से इसको B2 नाम का बल्ब दे देते हैं, इसको B1। ये भी 100 वाट का है लेकिन ये है लेट्स से रेड कलर का। ठीक है। अगर रेड कलर का बल्ब है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो पावर दोनों की सेम है, लेकिन वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। इसका मतलब रेड वाले में से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे लिए एमिट होंगे। क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि हमारे पास एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है यहाँ पे। ठीक है। इसके ऊपर इस यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है जिस सोर्स से कुछ रेडिएशन आके गिर रही हैं। ठीक है। जो रेडिएशन आ रही है मान लेते हैं उसका फ्रिक्वेंसी कितना है न्यू। ठीक है। या वेवलेंथ कितना है लैम्डा। ये रेडिएशन जब इस सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ती हैं तो इस वाले मटेरियल में से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लाइट की हेल्प से या रेडिएशन की हेल्प से इजेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो यही बन जाता है कि जब भी लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर पड़ेगी तो उसमें से कुछ फोटॉन्स एमिट करेगी, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी, और उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और पूरे प्रोसेस को बोल दिया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइट रेडिएशन। दैट्स वाई फोटो वर्ड यूजली लाइट के लिए यूज़ किया जाता है।
फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम किसी सर्किट के अंदर रिवॉल्व करवाते हैं जिसकी वजह से करंट आता है और उस करंट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आइंस्टाइन इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। आइंस्टाइन से पहले जो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे वो इस सोर्स की इंटेंसिटी को कंसीडर करके इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी कंट्राडिक्शन आ रही थी अगर लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या किया कि लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर किया और फिर इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो क्या कहता है कि मान लीजिए वहाँ से जो सोर्स है उससे जो लाइट रेडिएशन आ रही है, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है तो उसमें जो फोटोन्स हैं उनके पास कितना एनर्जी है, लेट से एच न्यू, लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन। वहाँ से जो फोटोन आ रहे हैं सब फोटोन अपने साथ कितना एनर्जी लेके आ रहे हैं, एच न्यू। ये फोटोन जब इस मेटल प्लेट के या फोटो सेंसिटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, जो भी एनर्जी होगी उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा मेटल के साथ अपनी बॉन्डिंग को तोड़ने में। ठीक है, जो भी मेटल के साथ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इतने फ्री नहीं है कि मेटल सरफेस को छोड़ के अपनी मर्जी से बाहर आ जाए, वो बस इतने फ्री है कि मेटल के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं। तो कुछ एनर्जी उस फोटोन की यूज़ हो जाएगी मेटल सरफेस से बाहर निकलने में और बाकी की एनर्जी मिल जाएगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है ई, ये दो तरीके से यूज़ होएगी। कुछ पार्ट इसका जाएगा वर्क फंक्शन में, ये वर्क फंक्शन क्या अभी इसको डिस्कस करते हैं, और बाकी का जो पार्ट है वो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है उस मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जो भी एनर्जी है, लेट से मान लो कि पीछे से जो एनर्जी आ रही है, जो फोटोन एनर्जी लेके आ रहा है वो 10 जूल है, और हर एक मेटल का अपना एक वर्क फंक्शन होता है और उस मेटल के वर्क फंक्शन है लेट से 3 जूल। तो 10 जूल में से 3 जूल एनर्जी यूज़ हो जाएगी उन इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में, और बाकी की जो 7 जूल एनर्जी है वो मिल जाएगी उन इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टैंड? ठीक है, वर्क फंक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है E इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन के लिए सिंबल यूजली W भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग जो सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज़ फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए K डॉट E यूज़ करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो फोटोन की है दैट इज एच न्यू, वो दो तरीके से यूज हुई। सम पार्ट इसका यूज हो गया वर्क फंक्शन है और सम पार्ट इसका यूज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, जो टोटल एनर्जी इसको लिखा जा सकता है एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये जो वर्क फंक्शन है लेट इट बी अ फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला जा सकता है। इन जनरल जैसा अभी मैंने बोला था कि हर एक मेटल के ऊपर जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली जाती है तभी उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को बोल दिया जाता है थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी का मतलब कि अगर आप लाइट रेडिएशन डालते रहेंगे लेकिन वो फ्रिक्वेंसी नहीं डालेंगे जो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी तो इतना होना ही चाहिए तभी जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम फ्रिक्वेंसी इतना होना चाहिए, उस फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सो यूजली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को न्यू नॉट से लिखा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उसको न्यू नॉट से लिखेंगे तो जो वर्क फंक्शन हो जाता है मेटल का दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच न्यू नॉट। ठीक है, इसका मतलब जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है कहीं ना कहीं वो मेटल की प्रॉपर्टी है, जैसे वर्क फंक्शन उस मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल चेंज हो जाएगी तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा, वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है एक मेटल के लिए रेड कलर का सोर्स काम कर रहा हो और दूसरी मेटल के लिए रेड कलर का सोर्स ना काम करे, क्योंकि मेटल चेंज हुई तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, वर्क फंक्शन चेंज हो गया। तो हो सकता है कि रेड कलर से पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब नहीं निकल रहे। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब कि जो न्यू नॉट है और पाई नॉट है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है, मेटल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करते हैं क्या आएंगे, पाई नॉट या फिर न्यू नॉट क्या आने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये जो फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट हमने लिखा है इसको वापस वहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट की जगह आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज इन जनरल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से K डॉट E। ओके, यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच
न्यू नॉट। ठीक है, जैसा अभी मैंने बोला कि किसी भी लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है उसको वेवलेंथ की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज ऑल्सो रिटन एज एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ओके, यहाँ पे जो लैम्डा नॉट है, जैसे न्यू नॉट को मैंने थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी बोला, वैसे ही लैम्डा नॉट को बोलूंगा मैं थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। लैम्डा नॉट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ओके, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि भाई कम से कम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमने पहले अभी लिखी थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वाली, और एक ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, दोनों की दोनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है कहीं ना कहीं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली। तो इट मीन्स ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में। सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं। इस तरफ न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लेते हैं और इस तरफ काइनेटिक एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे जो भी ग्राफ आया, सॉरी जो भी इक्वेशन आई थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर जिसको हमने फाई नॉट बोला है, इसको फाई नॉट ही लिख लेते हैं ताकि इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर किया जा सके, माइनस फाई नॉट। ठीक है, हम वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो इसको अगर मैं वाई बोल दूं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं न्यू को। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है। इसका मतलब ये जो एच है ये हमारे लिए एम का रोल प्ले कर रहा है। एम माने स्लोप ऑफ द ग्राफ है ना, जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी उसका स्लोप, एंड माइनस सी, सी यानी कि वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता हुआ अपीयर होगा। ठीक है, तो जो भी ग्राफ आता है एक बार उस ग्राफ की शेप ड्रॉ करते हैं। ग्राफ की जो शेप आती है हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप आती है, लाइक दिस। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट न्यू नॉट। न्यू नॉट माने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है कि आप फ्रीक्वेंसी को शुरू में जीरो लेके चलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी आपको ऐसी मिलेगी जिस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिस पे आके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को फर्दर बढ़ाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी से जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आएगी उन इलेक्ट्रॉन को उस फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी आएगी उन इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी भी लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो यहाँ पे साफ साफ दिखा रखा है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको एम यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट देगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। स्लोप कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि उस ग्राफ का थीटा देख लिया जाए कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और उसका टेंजेंट ले लिया जाए तो आपको स्लोप मिल जाती है। इसका मतलब कभी भी आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू एच, और स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं tan थीटा से। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट से आप उस मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो क्वेश्चन ही इस तरीके से दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ दे रखा है और उसमें यहाँ पे एक नंबर लिख रखा है, उस नंबर को पिक करेंगे, वो आपके लिए न्यू नॉट है, उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उस मेटल का वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट पता चल जाएगा, यानी कि फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट। ठीक है, तो उस मेटल के लिए आप वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने किसी एक मेटल के लिए प्लॉट किया, मान लेते हैं इस मेटल का नाम रखा मैंने ए। एक दूसरी मेटल और लेते हैं जिस मेटल के लिए फिर से ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि सभी की सभी मेटल के लिए स्लोप तो सेम ही आएगी, इसका मतलब थीटा सबके लिए सेम आएगा। क्या चीज़ चेंज हो सकती है? उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि उनका वर्क फंक्शन। तो एक दूसरी मेटल के लिए प्लॉट करते हैं। दूसरी मेटल के लिए ग्राफ की शेप बिल्कुल ऐसी ही आएगी, पैरेलल आएगा इसके ग्राफ। ठीक है, ये जो एंगल है ये फिर से थीटा ही आएगा।
ओके, ये कोई मेटल बी है, और इसके लिए लिख देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट ए, और इसके लिए लिख देते हैं वी नॉट बी। ठीक है, तो ग्राफ को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल बी की ज़्यादा है, इसका मतलब वर्क फंक्शन मेटल बी का ज़्यादा है। ठीक है, अगर मेटल जो मेटल बी है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा, उन पे सेम ही फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी, तो किस में से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जिसका वर्क फंक्शन कम है, क्योंकि जिसका वर्क फंक्शन कम है उस केस में ज़्यादा एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके लिए हम क्या करते हैं, रफली एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम पूरे के पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम क्या है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक बार वो ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक ट्यूब के अंदर, विच इज एवैक्यूएटेड ट्यूब, यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा रखी है और यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव एक मटेरियल लगा रखा है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। इस वाली प्लेट को कैथोड और इस वाली प्लेट को एनोड बोल दिया जाता है। ठीक है, और इस वाली प्लेट के ऊपर एक्चुअली लाइट रेडिएशन डाली जाती है। यहाँ से किसी सोर्स एस से इसके ऊपर लाइट डाली जाएगी और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ये वाली जो वायर है इसको फिर आगे जाके किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इधर से भी यहाँ पे एक एमीमीटर लगा दिया जाता है, और ये जो एमीमीटर है, ये जो करंट मेजर करता है वो कुछ माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है। ठीक है, यहाँ से ये जो वायर है इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे। अच्छा, बैटरी लगाने के दो तरीके हैं कि या तो आप इस वाले को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखिए उसको नेगेटिव पे, या इसको नेगेटिव पे उसको पॉजिटिव पे। तो इनिशियल सिचुएशन जो होगी उसमें मान लीजिए मैंने इसको रखा नेगेटिव पोटेंशियल पे और इसको रखा पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो ऐसा होने से क्या होगा कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ये वाली पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी, या फिर उनको ये जो सी वाली यानी कि जो अमिटर प्लेट है वो रिपेल करेगी। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर प्लेट तक यानी एनोड तक पहुँचते रहेंगे, सर्किट के अंदर रिवॉल्व करेंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि पोटेंशियल को बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाने से इनिशियली तो करंट बढ़ेगा, बाद में क्या होगा कि आप पोटेंशियल को फर्दर अगर और इंक्रीज करते तो करंट सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से मान लो 10 फोटोन आगे इसके ऊपर फॉल किए, सोर्स ने 10 फोटोन भेजे जिसकी वजह से 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, और वो जो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन है उनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी का भी एनर्जी था कि वो अपनी मर्जी से अपनी एनर्जी से वहाँ पहुँच पा रहे थे। आपने जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया तो बाकी के जो 8 इलेक्ट्रॉन थे उनको भी आपने फोर्स किया वहाँ पे पहुँचने के लिए, लेकिन आप पोटेंशियल को अगर और बढ़ाएंगे तो अब ये तो नहीं हो सकता कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पे पहुँचने लग गए। अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचने लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा कांस्टेंट, उसके बाद चाहे आप पोटेंशियल बढ़ाते रहिए। ठीक है, उसके बाद वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब एक चीज़ और करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएशन करते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो बैटरी है इसकी पोलैरिटी को कर दिया रिवर्स, मान लीजिए इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिया और इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दिया, तो अब वो जो एनोड वाली प्लेट है, ठीक है, जो प्लेट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रही थी उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहे हैं अब उनको रिपेल करेगी। तो मैं यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊँगा करता जाऊँगा करता जाऊँगा, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिसको हम बोलेंगे V इज इक्वल टू वी एस, जिसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल ऐसा है कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना रोक देता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएंगे तो सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 0। उसी पोटेंशियल को एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल माने या रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब इस पोटेंशियल की वैल्यू ने इलेक्ट्रॉन का वहां पहुंचना रोक दिया या सर्किट के अंदर घूमना रोक दिया, जिसकी वजह से करंट का फ्लो रुक गया और करंट क्या हो गया सर्किट के अंदर, 0। ठीक है, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ एनर्जी मिल रही होगी उन इलेक्ट्रॉन को, जो एनर्जी एग्जैक्टली उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर रही होगी। इसका मतलब किसी भी पोटेंशियल के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है दैट इज E इंटू वी एस। अगर मान लो किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज है लेट से E, उसको Vs या V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में आप भगाते हो तो उसके पास जो एनर्जी आती है दैट इज E इंटू वी एस। अच्छा, जब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी तो उस वाली सिचुएशन में वो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे पहुँचना रुक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अंदर ये वाली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं।
ठीक है, और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और के ई मैक्सिमम की जगह पुट कर देते हैं ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे जो वी एस है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कल जब हम इसके पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें बार बार इन दोनों इक्वेशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर ई को आप उधर भेज देते तो वी एस इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाई ई, एच न्यू डिवाइड बाई ई माइनस एच न्यू नॉट डिवाइड बाय ई। इसको हम वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट भी बोल सकते हैं, तो वी एस आ जाएगा एच न्यू डिवाइड बाय ई माइनस फाई नॉट डिवाइड बाय ई। ठीक है, क्लियर है। अब ये एक्सप्रेशन उतना इंपॉर्टेंट है जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाला जो रिलेशन है, ये एक्सप्रेशन भी आपको यही बता रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कहीं ना कहीं वो भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वी एस के बीच का और फ्रीक्वेंसी के बीच का, तो वो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ठीक है, और वो वाला ग्राफ भी वाई एक्सिस को फाई नॉट बाई ई पे कट करना चाहता है, और उसका जो स्लोप होगा, अब उसका स्लोप हो जाएगा h बाय ई। तो एक बार ग्राफ प्लॉट करते हैं वी एस वर्सेस न्यू। ठीक है, सो वी एस वर्सेस न्यू का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करना चाहते हैं। ओके, फिर से क्या करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर लेते हैं वी एस यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इस तरफ प्लॉट कर लेते हैं न्यू यानी कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगेन ग्राफ की जो शेप आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें मैं ग्राफ को इस साइड इसलिए ले गया हूँ क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वाले में ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो उसका ग्राफ आप यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, इस वाले में देखिए, ये फिर से जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है इसको वाई इंटरसेप्ट यानी इसको हम लिख सकते हैं फाई नॉट बाय ई। अगेन इस ग्राफ की जो स्लोप होएगी, अब आपको वो एच नहीं देगी, इस ग्राफ की स्लोप आपको दे देगी एच डिवाइड बाय ई। ये ध्यान रखेंगे, इस पे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। स्लोप कौन से ग्राफ की क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच में ग्राफ है तो स्लोप एच देगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच में ग्राफ है तो उसकी स्लोप आपको एच बाय ई देगी। ठीक है, क्लियर है। अगेन यहाँ से फिर से लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय ई, और स्लोप को लिखा जा सकता है tan थीटा दैट इज एच बाय ई। ओके, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इस पे जो बेस्ड सवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो फार्मूला से आते हैं। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पूछे जाते हैं वो ये सिर्फ दो फार्मूलाज हैं। मैं दोबारा से दोनों फार्मूला नोट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कल हम इस पे कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, जिसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ई वी एस लिखा जा सकता है, तो ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर ई वी एस इज इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो यही दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिन पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको पी वाई क्यूज़ यानी जेई या नीट के एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी दोनों फार्मूलाज पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का या फिर पोटेंशियल का या फिर इंटेंसिटी का, जो इंटेंसिटी माने कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आके उस मेटल प्लेट के ऊपर गिर रहे हैं, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर पड़ेगा। जैसे इंटेंसिटी वाली बात करते हैं, तो जब हम किसी सोर्स की पावर बढ़ाते हैं, मान लीजिए 100 वाट का सोर्स यूज़ कर रहे हो, उसकी जगह 200 वाट का सोर्स यूज़ कर रहे हो, तो हमने पावर बढ़ा दी, और पावर बढ़ाने का मतलब है कि वहाँ से निकलने वाले नंबर ऑफ फोटोन्स का नंबर बढ़ा दिया, है ना। ठीक है, फोटोन्स का नंबर बढ़ा दिया। फोटोन्स का नंबर बढ़ाने का मतलब ही होता है इंटेंसिटी बढ़ा देना। आप पावर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी नहीं बढ़ती है। ठीक है, जो भी फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती। तो वेव थ्योरी तो यही मानती थी कि जैसे जैसे आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है वो अपना वेव नेचर ना दिखा के पार्टिकल नेचर दिखाती है। आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आके गिरेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आके गिरेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो सर्किट के अंदर ज़्यादा चार्ज घूमेगा, ज़्यादा करंट आएगा। ठीक है, इट मीन्स एक इंपॉर्टेंट रिलेशन एट
न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, यानी जब इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। उसके बाद एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। ठीक है, जब एक भी फोटोन उसके ऊपर आके नहीं गिर रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। तो अगर इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा सा आना चाहिए, इंटेंसिटी सॉरी यस इंटेंसिटी, और इस तरफ प्लॉट कर लेते हैं फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट। तो जब इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो तो फोटो करंट जीरो, उसके बाद जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होएगा। तो दोनों के बीच में जो ग्राफिकल रिलेशन है दैट इज स्ट्रेट लाइन। दो ग्राफ जो हैं वो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल के साथ क्या वेरिएशन है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के लिए। दो ग्राफ डिस्कस करके उसके बाद शुरू करेंगे नीट एग्जाम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिंपली बस फोटोन का जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसका इंट्रोडक्शन किया, फोटोन नाम के पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उससे दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन पे बेस्ड काफ़ी सारे सवाल हैं जो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। कल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।